बताया और क्यों गलत बताया, इस पे आते हैं। लेकिन उससे पहले जो कथानक या नैरेटिव, वो भी एक सैंपल है, मतलब टिप ऑफ आइसबर्ग है, मतलब आप समझिए। अदरवाइज आप देखेंगे तो झूठे नैरेटिव्स की पूरी पहाड़ खड़े हुए हैं। चलिए वापस आते हैं उसी पे। हम अंग्रेजों के 200 साल गुलाम रहे। 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 तक आजादी मिलने तक 90 साल तो ये हो गए। क्या बाकी हम 110 या लगभग 100 साल क्या हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे? इसका सच पहले चेक करते हैं। गुलाम रहने का या अधीन होने का मतलब ये है कि हम उसकी परिभाषा क्या लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हम पूरा भारत अंग्रेजों के प्रभाव में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्ट शासन या संधियों के जरिए, राजाओं के जरिए, रेजिडेंस के जरिए शासन, सिर्फ और सिर्फ 8 साल रहा है। ओनली फॉर 8 years। कैसे? शुरुआत ये झूठे इतिहासकार वहां से लेते हैं जो 1757 का प्लासी का युद्ध अंग्रेजों की पहली जीत थी, जिसमें बमुश्किल उन्होंने एक शहर जीता था। वहां से वो शुरुआत कर देते हैं। एक शहर जीत लेने से सारा हिंदुस्तान आपका गुलाम या अधीन नहीं हो गया था। अकेले सिख साम्राज्य जो था वो और मराठा साम्राज्य, ये दो मिलकर के 80% इंडिया बनाते थे उस समय भी, और जबकि अंग्रेज सिर्फ एक शहर जीते थे। अगर मराठा साम्राज्य को भी मान लें कि चलो उसको जीतने के बाद लगभग 70% इंडिया उनके अंडर में आ गया था, तो भी उनका शासन सिर्फ 38 या 39 साल रहा, जिसको उन्होंने कैप्चर करा था थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद। हमारी दिक्कत यह है कि जब हम एंग्लो मराठा वॉर पढ़ते हैं तब हम इन नैरेटिव्स को कंपेयर नहीं करते हैं। हमारा पढ़ने में फोकस रहता है सिलेबस पे, एग्जाम पे। हम कभी कोई सच्चाई को, घटनाओं को जोड़ जोड़ करके देख के तस्वीर बनाने से नहीं करते। लेकिन ये सच्चाइयाँ हैं, ये फैक्ट्स हैं। आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं, एकेडमिक्स जो भी बुक्स हैं उनसे चेक कर सकते हैं। अब दूसरे पे आते हैं। हम 900 साल गुलाम रहे, जिसमें कई लोग तो यहां तक समझते हैं कि पृथ्वीराज चौहान आखिरी हिंदू राजा था। भाई पृथ्वीराज आखिरी हिंदू राजा था तो महाराणा प्रताप कौन थे? शिवाजी कौन थे? छत्रसाल कौन थे? महारानी अहिल्याबाई कौन थी? और पृथ्वीराज चौहान भी दिल्ली का आखिरी हिंदू राजा नहीं था। हेमू ने भी कुछ दिन तक दिल्ली पर राज किया है। मुगलों में के विरुद्ध मराठों ने जब चौथ वसूली है तो महादजी शिंदे ग्वालियर वाले वो आगरा शिफ्ट नहीं करना चाहते थे, वो दिल्ली शिफ्ट नहीं करना चाहते थे। इसलिए दिल्ली में मराठे नहीं रहे। जो रह रहे थे उनको टैक्स लेके रहने को छोड़ दिया। इसका मतलब वो नहीं है कि दिल्ली में रहने वाले शासक थे। प्लीज समझिए सच्चाई को, ये है सच हमारे यहाँ का। अब बात पे आते हैं 900 साल की गुलामी पे। अगर अधीनता की परिभाषा ये ले ली जाए कि 50% जो क्षेत्रफल था उससे अधिक अगर उनके कब्जे में था, तो हम मानेंगे कि चलो देश उनके अधीन था। अगर इस परिभाषा को भी आप स्वीकार कर लें तो भी केवल 80 साल वो स्थिति रही है। 50 साल आप कह सकते हो, 40-50 साल इसके अंडर में औरंगजेब के में, और 30 साल आप अलाउद्दीन खिलजी के में।
ये झूठ सिर्फ आपके मनोबल, हमारे मनोबल को तोड़ने के लिए, हमें नीचा दिखाने के लिए, हमें कमजोर महसूस कराने के लिए, एक हमको घटिया कौम साबित करने के लिए गढ़े गए थे। दुखद बात यह है कि हम उसको तथ्यों के आधार पे काउंटर नहीं करते हैं। हमारे गुलाम होने का कारण हमारा बंटा हुआ समाज है। दुनिया की कोई सभ्यता बता दीजिए, इंक्लूडिंग इंग्लैंड एंड यूरोप, जो समाज किसी ना किसी आधार पे बंटा हुआ ना हो। तो फिर भारत ही क्यों एक्सेप्शन है? हम अपने अंदर वो हीन भावना तुरंत क्यों ले आते हैं? हम क्यों अपने आप को तुरंत ब्लेम करना शुरू कर देते हैं? इस्लाम कम बटा हुआ है, ब्रिटेन कम की जो भी उनकी सोसाइटी है थी उस समय पे, वो कम बटी हुई थी रॉयल्स नॉन रॉयल्स के बीच में। फ्रेंच सोसाइटी नहीं बटी हुई थी, जर्मन्स नहीं बटे हुए थे। हमें चरखे से आज़ादी मिली, इसका मुझे लगता है खंडन करने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं सच्चाई। अक्सर मैं लोगों को कहते सुनता हूं और कई जगह पत्र पत्रिकाओं में पढ़ने को मिल जाता है, टीवी पे मिल जाता है, मजहब नहीं कहता आपस में बैर रखना। बड़ी सुंदर लाइन है। किसने लिखी है? इकबाल ने लिखी है, अल्लामा इकबाल ने। कौन थे अल्लामा इकबाल? वो व्यक्ति पाकिस्तान का नेशनल हीरो है और हम इसी में खुश होते रहते हैं कि सारे जहां से अच्छा, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये है हमारा इतिहास की अपनी नॉलेज, अपनी अंडरस्टैंडिंग और सच्चाई को ना जानने का नतीजा। मुगल काल भारत का स्वर्ण काल था। इसको काफी लोग इसलिए सच मानते हैं कि साहब बड़ी इमारतें बनवाएं, बड़े ये करवाए और वो करवाए और ये हुआ था वो हुआ था। मुझे एक उदाहरण कोई गिना दे, एक उदाहरण, सिंगल एग्जाम्पल, जो उन्होंने इमारतें बनवाई थी, जो भी कुछ बनवाया था, जामा मस्जिद ये वो, आम जनता के लिए बनवाया हो, चाहे वो मस्जिद और मदरसा ही क्यों ना बनवाया हो। एक बता दो, आप एक गिना दो। आज की तारीख में देश में सबसे पुराना मदरसा जो है वो देवबंद है, 1866 यानी 1857 की क्रांति के भी 9 साल बाद बना हुआ। तो ये स्वर्ण काल की स्थिति थी। इसका दूसरा सबूत भी आप देखिए। हुमायूं बंगाल के गवर्नर से, जो उसका सूबेदार होता था, उससे 5 लाख रुपए अपने लिए नजराना व्यक्तिगत, मतलब राज्य को जो टैक्स जा रहा है वो तो अलग है, 5 लाख रुपए नकद अपने खर्चे के लिए और 5 लाख रुपए अपनी बेगम के लिए मंगाता था। अब मजेदार बात यह है कि उस सूबेदार की समस्या यह नहीं थी कि उसको 10 लाख देने हैं। उसकी समस्या थी कि वो 5 लाख को कैश में कैसे कन्वर्ट कराए। कैश के लिए उसको चांदी के सिक्के नहीं मिलते थे, चांदी नहीं मिलती थी कैश के लिए। नतीजा ये है कि वो जो भी रेवेन्यू कलेक्शन करता था उपज के तौर पे, वो मिडिल मैन के जरिए ही कलेक्शन होता भी था और मिडिल मैन के जरिए ही उसको डिस्पोज करके टैक्स कलेक्ट किया जाता था, जिसके चलते हुए उसको भारी नुकसान होता था। मतलब 10 लाख को कैश में देने के चक्कर में उसको 15 लाख देना पड़ता था। ये हमारा स्वर्ण काल था, जो हमें अफीम की तरह चटा चटा के इरफान हबीब जैसे लोग वो हमें बताते हैं कि वो साहब स्वर्ण काल था।
अब आते हैं समाज सुधारकों पे। सर सैयद अहमद खान, ज्योतिराव फुले, गवर्नमेंट तो कहती है महात्मा और लगाओ आगे, महात्मा ज्योतिराव फुले। अभी संभाजी भिड़े ने महाराष्ट्र में कुछ उनके लिए बोल दिया था, तो देवेंद्र फडणवीस के आदेश से एफआईआर हुई है। ये बात है, सच्चा आलम है। क्यों? क्योंकि सच्चाई चुभती है। B.R. अम्बेडकर, E.V.R. नाइकर पेरियार समाज सुधारक थे। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं बुक्स का भी सहारा लूंगा आपको बताने के लिए। पहले बात करते हैं सर सैयद अहमद खान की। क्या समाज सुधारक थे? क्या विजन था इनका? कौन सा समाज सुधार करा इन्होंने? कोई प्लीज एनलाइटन मी, अगर कोई एएमयू में पढ़ा हुआ है तो। कोई है एएमयू का पढ़ा हुआ, या जिसका कोई भाई भतीजा बेटा पढ़ा हुआ हो एएमयू में? इन्होंने दो राष्ट्र का सिद्धांत दिया कि हिंदू मुसलमान दो राष्ट्र हैं जो एक संग नहीं रह सकते। इनका विजन था हिंदुस्तान पे इस्लामी परचम दोबारा से लहराना, जिसको इनका मानना यह था कि वो तभी संभव है जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुसलमान सीख जाएंगे उसके जरिए। और जब वो मुसलमान कह रहे हैं तो उनका मतलब और इशारा सिर्फ अशराफिया वर्ग से था, क्योंकि सन 80 तक इस एएमयू में एडमिशन के लिए मुसलमानों को अशराफिया होने का सर्टिफिकेट देना पड़ता था। ये समाज सुधारक हैं। पर्दा प्रथा पे, बुर्के पे, हिजाब पे इन समाज सुधारक श्रीमान ने कोई कार्य नहीं किया, हलाला पे कोई कार्य नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया। अब इनको आप समाज सुधारक मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। अब आते हैं ज्योतिराव फुले। ये है इनकी बड़ी प्रसिद्ध किताब गुलामगिरी। जी भर के हिंदुओं को, ब्राह्मणों को जितनी गालियां दी जा सकती हैं, हर पेज पे जितनी गालियां दी हैं उसकी 2 गुनी लाइनें जो हैं वो ब्रिटिश लोगों की प्रशंसा में लिखी गई हैं। ये है किताब, देख लीजिए, गुलामगिरी। आज तक किसी साहित्य में मैंने इतनी असभ्य, इतनी घटिया, इतनी बदतमीजी की भाषा मैंने कहीं नहीं देखी। मनु स्मृति का श्लोक, प्लीज ध्यान दीजिए, किताब वही है गुलामगिरी, लेखक ज्योतिराव फुले, मराठी से हिंदी में ट्रांसलेटेड है। मनु स्मृति का श्लोक 1-130, दैट मीन्स चैप्टर 1 श्लोक नंबर 130 कहता है, शिक्षा का अधिकार केवल ब्राह्मण को है। इसलिए महात्मा फुले गुलामगिरी में ब्राह्मणवाद को मानवता के लिए अभिशाप बताते हैं। वे कहते हैं, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई। ये लिखा हुआ है, किसी को डाउट हो तो ये है, बता देना, मैं फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। अब सत्य को देखते हैं, क्या है सत्य। मनु स्मृति का श्लोक 1-130, 130, यह है मनु स्मृति। मेरे पास 2 हार्ड कॉपी हैं, अलग अलग ऑथर की, अलग अलग प्रकाशकों की, अलग अलग कमेंटेटर्स की, और तीसरी मेरे मोबाइल में है। आप लोग चाहें आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका श्लोक चैप्टर 1-130 का क्या कहता है। ये है
जी हां, तो ये है सच्चाई। चैप्टर 1 में श्लोक ही 119 हैं। चैप्टर ही 100, वो ये श्लोक ही 119 हैं चैप्टर 1 में। तो मैंने दूसरी किताब खरीदी, दूसरी किताब रेफर करी, उसमें भी 119 ही श्लोक हैं, और उसमें भी मतलब कमेंट्री में ये कहा गया है कि ये लगता है शायद ओरिजिनल मनु का लिखा हुआ नहीं है, टोन और वो सब थोड़े अलग हैं, शब्दावली, लेकिन फिर भी 119 हैं। मैंने इंटरनेट पे डाउनलोड किया, आईआईटी कानपुर ने एक हिंदू स्क्रिप्चर्स पे वेबसाइट बना रखी है, उस पे जाके चेक करा, सब जगह 119 श्लोक हैं। ये है हमारे समाज सुधारकों और तथाकथित महात्माओं की सच्चाई। जो हम अपने भौतिकवाद में अफीम खाए हुए अनदेखा करते हैं। मुद्दा ये नहीं है कौन क्या लिख गया क्या नहीं लिख गया, मुद्दा ये है कि ये घटिया साहित्य सीक्रेटली हॉस्टल्स में सर्कुलेट होता है, जो मैंने अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में अपने एक्सपीरियंस में देखा है, और ये उन युवा मस्तिष्कों को पॉल्यूट करता है, हमारी जड़ों को कमजोर करता है, हमारे समाज में दीमक लगाता है। मेरी नजर में कोई बहुत महान व्यक्ति है नहीं है जो माने ना माने, लेकिन ये हमारे यहां का स्लो पॉइजन है जो झूठ पे आधारित है, और वो झूठ फैलता इसलिए है क्योंकि हम उसको काउंटर नहीं करते हैं, हम उसको आर्गू नहीं करते हैं। और अभी भी किसी को डाउट है तो ये दोनों किताबें रखी हैं यहां पे, जो चाहे रेफर कर ले। एक समाज सुधारक की सच्चाई मैंने आपको असलियत दिखा दी। दूसरे की एक ही किताब दिखा पाऊंगा, सबूत की किताब इसलिए नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, चाहिए है तो मैं सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके भेज दूंगा। वो हैं B.R. अम्बेडकर। देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। इनकी ये किताब है हु वर द शूद्रास, शूद्र कौन थे। बहुत पढ़े लिखे थे भाई। चलिए किताब पे बाद में आते हैं, उससे पहले कुछ चीजें इनके बारे में समझ लेते हैं। क्या बताया जाता है, क्या प्रस्तुत किया जाता है, और क्या हम सुन लेते हैं, और किस हद तक हम बर्दाश्त कर लेते हैं। इनके अनुयायी कहते हैं कि साहब इनके साथ स्कूल में बचपन में बड़ा भेदभाव हुआ, ये हुआ वो हुआ, बड़ा छुआछूत इनके साथ होती थी, इनके साथ ये होता था वो होता था। ठीक है जी, होता था। पिताजी इनके क्या करते थे, किसी को आइडिया है? फौज में थे, फौज में थे, जेसीओ थे। जेसीओ थे तो जेसीओ के संग क्या बाकी स्टाफ नहीं होता था? और जो भी था, चलिए वो पिताजी की स्थिति है। जिस समय ये स्कूल में थे उस समय, उस पीरियड में कैंटोनमेंट की एजुकेशन मिशनरीज के हाथ में थी। अगर स्कूल में उनके साथ अच्छा बुरा कुछ भी सलूक हुआ था तो वो उसका जिम्मेदार कौन था? उसका जिम्मेदार कौन था? पहली बात। दूसरी बात, इनको बड़ौदा के सायाजी गायकवाड़ ने इनको स्कॉलरशिप कैसे दे दी, और स्कॉलरशिप लेकर के जब विदेश से ये पढ़ा करके वापस आ गए तो जब ये मिलिट्री सेक्रेटरी बन गए तो पूछने की बात ये है जो इनके अंध अनुयायी हैं कि क्या महाराजा सायाजी गायकवाड़ के दरबार में उनका मिलिट्री सेक्रेटरी गेट के बाहर जमीन पे बिठाया जाता था? क्या मिलिट्री सेक्रेटरी जमीन पे बिठाया जाता था? क्या आने वाले नीचे वाले अधिकारी उसको सैल्यूट नहीं करते थे? क्या वो राज्य की योजनाओं में, नीतियों में, मीटिंगों में भाग लेने राजा के संग बैठता नहीं था? चलिए अब उनकी किताब पे आते हैं। बाय द वे एक और चीज,
एक इतिहास में पढ़ाया जाता है, इन्होंने मंदिरों में प्रवेश को लेकर के आंदोलन करे थे। वहीं इनकी पत्नी के बारे में पता करिए तो पत्नी बहुत धार्मिक थी और मंदिर जाती थी। अब बड़े अजीब मंदिर थे कि मतलब उनकी पत्नी को एंट्री दे देते थे और उनको एंट्री नहीं देते थे। और बाय द वे ये दोनों विरोधाभासी चीजें भी उन्हीं की राइटिंग से आ रही हैं। ये और देखिए मजे की बात। चलिए अब आते हैं उन्होंने लिखा क्या है। थोड़ा सा इंग्लिश में है, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा फिर उसको हिंदी में अनुवाद करूंगा। There are the points which are on which there seems to be certain amount of unity among them. They comprises the following: the people who created Vedic literature belong to the Aryan race. जिन्होंने वैदिक साहित्य लिखा वो आर्य थे। This Aryan race come from outside India and invaded India. The natives of India were known, मतलब आर्यंस जो हैं वो भारत से में बाहर से आए थे और उन्होंने भारत पे आक्रमण किया। और ये ज्योतिबा फुले जैसा व्यक्ति नहीं लिख रहा है, ये वो व्यक्ति लिख रहा है जो उस जमाने में अमेरिका से पीएचडी करके आया था। मतलब आप कोई हल्का फुल्का व्यक्ति मत लीजिए, कितना वेल लर्नेड पर्सन लिख रहा है। द नेटिव्स ऑफ इंडिया वर नोन एज Dasas and Dasyus who were racially different from Aryans. ये तीन और चौथा पॉइंट भी है। While Aryans were a white race, the Dasas and Dasyus were of dark race. मतलब जो दास और दस्यु थे वो काले थे और जो आर्यंस थे वो गोरे थे। फिर आगे चल के इन्होंने आर्यों को ब्राह्मणों से और वो सब जोड़ जाड़ करके कराया है। एक तो डीएनए से बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता है। ऑक्सफोर्ड की डीएनए की रिसर्च में ये थ्योरी गलत साबित हो चुकी है। हिस्टोरियोग्राफिकली सिंधु घाटी सभ्यता के सबूत आपको गोरखपुर में मिल चुके हैं, रायबरेली में मिल चुके हैं, हरियाणा में मिल चुके हैं, लोथल में गुजरात में मिल चुके हैं। इसका मतलब कि सिंधु घाटी के काल में जो इन्होंने आर्य द्रवण की थ्योरी करी है कि वहाँ से सेंट्रल एशिया से आए थे और फिर जीतते चले गए, वो गलत साबित हो गई। क्योंकि गोरखपुर वगैरह की जो वो मिले हैं सबूत, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पहले के हैं। उसको छोड़िए, आज से 50-60 साल पहले किसी को द्वारका के बारे में नहीं पता था, पानी के नीचे है। आज उस सबमर्ज्ड द्वारका जो डूबी हुई है, उसमें सबसे पुराना जो ऑथेंटिक एंड साइंटिफिकली प्रूव्ड जो सबूत मिला है वो 9500 साल पुराना, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से भी 2000 साल 2500 साल पुराना मिल चुका है। और वो भी किसी मंदिर के अंदर जो जमीन में डूबा हुआ है। अब आते हैं इनकी थ्योरी पे। इस थ्योरी के हिसाब से जितने गोरे लोग थे वो सारे आर्य थे। और मज़ेदार बात यह है, इस पे मैंने और थोड़ी सी स्टडी करी तो मुझे कुछ ऑनलाइन किताबें मिली। अभी मैं भाई साहब से चर्चा भी कर रहा था कि मैंने सबसे पुरानी ऑनलाइन किताब जो पढ़ी है वो 1813 में प्रिंट हुई थी। हमारे यहाँ जो संस्कृत का ट्रांसलेशन करा है अंग्रेजों ने, और कहने की जरूरत नहीं है कि उसमें मिशनरीज का कितना इन्फ्लुएंस था। आप खुद अपने कॉमन सेंस से बताइए। और इन्होंने भी लिखा है दासास एंड दस्यूस। क्या आप दास और दस्यु का एक ही मतलब निकालेंगे? मैं संस्कृत का विद्वान नहीं हूं, हो सकता है मुझसे ज्यादा कोई जानता हो संस्कृत, लेकिन इतनी संस्कृत और हिंदी जरूर जानता हूं कि दास और दस्यु एक नहीं होते हैं। लेकिन इसमें उस काबिल व्यक्ति ने लिखा है। दास और दस्यु का मिस इंटरप्रिटेशन वॉज इंटेंशनल, जानबूझ के करा गया है। और इस थ्योरी को अगर माने तो सारे ब्राह्मण गोरे होते हैं और सारे गैर ब्राह्मण जो हैं वो काले होते हैं।
अब ये सिचुएशन आज हो, आज से 200 साल पहले हो, 500 साल पहले हो, मुझे नहीं लगता है कि कोई फर्क होगा, क्योंकि डीएनए ने, पैटर्न ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि आज से 500 साल पहले सारे ब्राह्मण गोरे होते थे और सारे गैर ब्राह्मण जो हैं वो काले होते थे। बट ये लिखा है, आपके सामने है, किताब मैंने पढ़ के दिखाई है। एक और दिखाता हूं मैं सबूत। ये थोड़ा लंबा है, मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा, बाकी हिंदी में बता दूंगा। As is well known, Shivaji, after having established a Hindu independent kingdom in the western part of Maharashtra, thought of proclaiming himself as a king by having his coronation performed. It was felt that Shivaji and his friends were the that the coronation ceremony, if it was at all to be at any value, must be performed according to Vedic rites. But in carrying out his wishes, Shivaji found himself faced with the many difficulties. He found that whether his coronation would be performed with the Vedic rites dependent entirely on the Brahmins. Nobody from religious point of view qualified to perform the ceremony except Brahmins. Secondly, he found that such a ceremony could be performed unless it was proved that he was a Kshatriya. There was a third difficulty, namely that, अब ये important point है, देखिए, there was a third difficulty, namely that even if he was found to be a Kshatriya, he was past the age of Upnayan, and without Upnayan there could be no coronation. And third difficulty was a minor one, for which it could be got over by performance of Vratya Stoma ceremony. First difficulty was greatest stumbling block, as it is related to Shivaji's status. Question was that if he was a Kshatriya, if this could be got over, rest of that was easy. Shivaji's claim that he was a Kshatriya was opposed by many. His principal opponents were Brahmins, who were led by his own Prime Minister Moropant Pingle. Unfortunately for Shivaji, his Maratha Sardar had refused to give him a social precedence and had ranged themselves against him. In their view, अब देखिए लाइन सुनिए, in their view he was a Shudra, and Shivaji's claim was also direct in conflict with the well-established thesis long insisted upon that by the Brahmins, that there was no Kshatriya in Kali age, that means Kali Yuga. Shivaji was living in Kali Yuga. Obviously he could not be a Kshatriya. This objection to his claim to the status of Kshatriya was further strengthened by the non-performance. कलयुग में क्षत्रिय नहीं थे। भगवान जाने महाराणा प्रताप कौन से युग में थे, क्या थे। पृथ्वीराज चौहान शायद हो सकता है सतयुग में रहे हों, त्रेता युग में रहे हों। कोई क्षत्रिय है यहां पे बाय द वे? है कोई क्षत्रिय जो, हाँ, बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, ये किताब आपकी एग्जिस्टेंस पे सवाल लगा रही है कि साहब परशुराम ने तो 21 बार पृथ्वी क्षत्रियों से खाली कर दी थी, तो कोई क्षत्रिय बचा ही नहीं कलयुग में। जी, ये आपकी व्याख्या है। एक अमेरिका से पढ़ा लिखा पीएचडी करा हुआ व्यक्ति में इतनी बुद्धि क्या थी क्या नहीं थी वो थी। देखिए होता क्या है, जब कोई घटना होती है तो उसके दो लोग होते हैं पक्ष प्रभावित होने वाले। कुछ फेवरेबल होते हैं, जिनको उसका लाभ मिलता है वो उसका समर्थन करते हैं, जो उसका लाभ नहीं मिलता है वो समर्थन नहीं करते हैं। बाय द वे मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करना भूल गया था, सॉरी। इसमें यह कहा गया है कि शिवाजी और उनके साथी चाहते थे कि उनका राज सिंहासन कराया जाए, वो राज्यारोहण कराया जाए, राज्याभिषेक कराया जाए, और उसके पीछे कई राजनीतिक कारण थे। समस्या ये थी कि वो राज्याभिषेक जो है वो कराया जाए किसी ब्राह्मण के ही द्वारा होगा। अब दिक्कत ये थी कि ब्राह्मण उनको क्षत्रिय मानते नहीं थे और उनकी नज़र में वो शूद्र थे। बाय द वे मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितनों को जानकारी है क्या नहीं है,
यादव भी राज परिवार के होते हैं और जीजाबाई जो हैं वो देवनगिर के यादव परिवार की थी। तो उनको क्षत्रिय मानने पे विवाद था। तो ये अंबेडकर की ये चीज मैंने यहाँ पढ़ी। तो विवाद था, उस पे वो सब चल रहा था। कुछ लोग उनके जो थे राजनीतिक तौर पे, ब्राह्मणों में कुछ लोगों ने विरोध करा था। किन्ने करा था मैं उस पे भी आता हूँ। फिर मैंने क्या करा, एक किताब बहुत मुश्किल से ढूंढी, किसी से पूछ पाछ के ऐसे करके कुछ ढूंढी। तो वो शिवाजी का जिन्होंने राज्याभिषेक किया था, गागा भट्ट, बहुत काबिल ब्राह्मण थे, चारों वेदों के ज्ञाता थे, 18 उपनिषद पे उनका अधिकार था, काशी के ब्राह्मण थे, उनको बुलाया गया था और वो काशी से राज्याभिषेक करने इसलिए गए थे क्योंकि उनको शिवाजी से बड़ी उम्मीदें थी। और वहाँ जाके उन्होंने सब पक्षों की दलीलें सुनी। तो फिर उस किताब में मराठा राजनीति का जिक्र भी किया गया। प्रॉब्लम क्या थी कि भोंसले अगर कोई राजा बन जाता है, राज्यारोहण हो जाता है, तो बाकी मराठों को लगने लगा कि उनका प्रभाव रिलेटिवली कम हो जाएगा। तो उन्होंने बजाय डायरेक्ट वो करने के, जो उनके अपने छत्र छाया में ग्रुप था एक ब्राह्मणों का, उनके जरिए ये सब दुनिया भर की अफवाहें फैलवानी शुरू करी। तो गागा भट्ट की संस्कृत में किताब है जिसको बिसेन करके कुछ है, उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया है। जब उस किताब का अध्ययन करा तब समझ में ये आया कि एक्चुअली वो जो वर्ग था वो दोनों से नाराज था, शिवाजी से भी नाराज था और गागा भट्ट से भी नाराज था। क्यों नाराज था? जब ये इतने लंबे सफर के बाद गए, और ऐसा तो था नहीं कि हाल राज्य तिलक हुआ था। बाय द वे शिवाजी का राज्याभिषेक बहुत बड़े लेवल पे हुआ था। कई हजार ब्राह्मण सपरिवार, टोटल 50,000 की स्ट्रेंथ उनकी हो गई थी और कई दिन, मतलब हफ्तों महीनों खाना पीना समारोह वो सब चलते रहे थे। तो इसी दौरान क्या हुआ कि चूंकि इतने काबिल ब्राह्मण हैं, काशी से आए हैं, तो शिवाजी ने उनको एक जिम्मेदारी दी थी। उस समय कोंकण ब्राह्मणों और सारस्वत ब्राह्मणों में कुछ विवाद चल रहा था, उसको सुलझाने की। तो खैर वो अपनी जो भी ब्राह्मणों की पंचायत बैठी होगी, कोंकण वालों ने अपनी बात कही, इन्होंने अपनी बात कही, शास्त्र रेफर करे गए, जो करे गए, उसमें उन्होंने उसका फैसला सुना दिया। अब चूंकि शिवाजी ने ये पहले से वचन ले लिया था कि भाई जो वो फैसला करेंगे आपको मानना पड़ेगा, वो माना। लेकिन उसमें एक वर्ग असंतुष्ट रहा जिसका काम ये था ये अफवाहें फैलाना। ये किताब भी किसी अंग्रेज की ट्रांसलेट करी हुई है, वो किसी विश्व हिंदू परिषद के व्यक्ति ने नहीं करी है, किसी आरएसएस के ने नहीं करी, किसी बीएचपी के ने नहीं करी, किसी ने नहीं करी है। बिसेन की करी हुई है, गागा भट्ट की लिखी हुई किताब है, संस्कृत में थी, ये है। तो ये दूसरे समाज सुधारक की सच्चाई आपको बता रहे हैं। अब इन दो, या पेरियार को भी ले लेते हैं, इस तरीके के व्यक्ति के बारे में ये मायने नहीं रखता है कि संभाजी भिड़े ने क्या कहा या अनुराग जौहरी के उनको लेके क्या विचार है। सुभाष चंद्र बोस पे विश्वास करेंगे ना आप लोग कि नहीं करेंगे? करेंगे ना? देखते हैं सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा है। द इंडियन स्ट्रगल आत्मकथा है सुभाष चंद्र बोस की। देखते हैं उन्होंने क्या कहा इनके बारे में। थोड़े से विचार जान लेते हैं सुभाष चंद्र बोस के लोगों के बारे में। और बाय द वे ये किताब उन्होंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी है, जिस डेट से लिखना शुरू कर गए ऐसे करके। तो ये उस समय के विचार हैं जब उनने गांधी जी के कैंडिडेट को हरा करके वो अध्यक्ष नहीं बने थे। उससे पहले जब वो इंग्लैंड से आईसीएस वगैरह रिजाइन करके लौटे हैं, वहाँ के फेज में उन्होंने लिखा है। मैं कुछ लाइनें पढ़ रहा हूँ उनकी, पहले तो गांधी के बारे में, फिर हम अम्बेडकर पे वापस आएंगे।
द लीडर ऑफ द कांग्रेस इज महात्मा गांधी। कांग्रेस के नेता जो हैं वो महात्मा गांधी हैं। हु इज ए वर्चुअल डिक्टेटर, जो एक तरीके से तानाशाह हैं। The working committee since 1929 has been elected according to his dictation, and no one can find a place in that committee who is not thoroughly submissive to him and his policy. जो 1929 में वर्किंग कमेटी उन्होंने बनाई है, ये सुभाष चंद्र बोस के 10 अध्यक्ष बनने से 10 साल पहले 9 साल पहले क्या है। ये जो वर्किंग कमेटी उन्होंने बनाई है वो उनकी मनमर्जी से बनी है, जिसको उन्होंने बताया उसको रखा गया है, और इसमें उन्हीं लोगों को जगह मिली है जो उनकी पर्सनालिटी या कहिए कि जो उनके व्यक्तिगत तौर पे उनके आगे झुकने वाले, मानने वाले हैं और उनकी नीतियों को मानने वाले हैं। ये लिखा हुआ है साफ साफ, जिसको मर्जी है पढ़ सकता है आगे। अब आते हैं अंबेडकर के ऊपर। इसमें हमें प्रेस के रोल, मीडिया जो आज हम कहते हैं ना, कोई कहता है गोदी मीडिया, कोई कहता है पिद्दी मीडिया, उस पे भी ध्यान दीजिए, और अंबेडकर और ईवीआर नाइकर पेरियार पे भी देखिए क्या लिखा है, वो बताते हैं आपको। थोड़ा लंबा पैरा है, प्लीज बियर विद मी। In accordance with the time-worn policy of divide and impera, the government greatly encouraged these parties just to spite to Indian National Congress and try to weaken their influence. This was clearly exhibited in 1930 and later, when Indian representation of Round Table Conference were not selected by vote of Indian people, but were nominated by the British government, and in making of their nomination, the communal parties who have no concern with the fight for political freedom were given exaggerated importance. As a matter of fact, whenever the occasion demands, leaders are created. Very important line. Those who can follow, please follow, otherwise I'll translate it in English, in Hindi. As a matter of fact, whenever the occasions demand, leaders are created overnight by the British government, and thanks to the British press, their names are made known to the whole world. Very important line. The British government, the leaders are created overnight by the British government, and thanks to the British press, their names are made known to the whole world. For example, Anna Hazare and Arvind Kejriwal of our time. When the Government of Indian Act 1919 was under consideration, the late Dr. T.M. Nair of Madras was made a leader in London in opposition to the Congress leaders at the time. In 1930 and after, Dr. Ambedkar, देखिए सुभाष चंद्र बोस क्या बोल रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर और नाइकर, ईवीआर नाइकर, पेरियार के बारे में। In 1930 and after, Dr. Ambedkar has had leadership thrust upon him by the beginning British government because his services were necessary to embrace the nationalist leaders. इसको हिंदी में मैं बताता हूँ। इनका कहना यह था, लिटरल ट्रांसलेशन नहीं, ऑब्जेक्टिवली कर रहा हूँ, कि ब्रिटिश सरकार अपनी सुविधा के अनुसार नेता पैदा कर लेती है, क्रिएट कर लेती है, जिनसे उनको बात करनी है, और ये नेताओं की ऑब्वियसली वफादारी उधर ही रहती है, और इन नेताओं को प्रसिद्ध करने का काम करती है ब्रिटिश प्रेस। तो मतलब ब्रिटिश प्रेस वही काम करती थी जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया है कि जैसे अन्ना हजारे और ये क्रिएट किए गए थे। अब इन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के टाइम पे डॉक्टर टी.एम. नायर मद्रास के, उनको लीडर ऑफ बना दिया गया था लंदन में, और जिनका एक ही काम था कांग्रेस के नेताओं का विरोध करना। इसी तरीके से 1930 में
डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर नेतागिरी थोप दी गई ताकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के इशारे पे कांग्रेस के राष्ट्रवादी लीडरशिप को असहज महसूस कराएं और उनके प्रयत्नों का, स्वतंत्रता के प्रयत्नों का विरोध करें। मैं फिर कह रहा हूं, ऑब्जेक्टिव ट्रांसलेशन है, लिटरल ट्रांसलेशन नहीं है। हुआ क्या था, उस समय पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को असफल करने के लिए अंबेडकर जिम्मेदार थे। अगर इन्होंने बीच में अड़ंगा ना अटकाया होता, स्वतंत्रता मिल गई होती। इन्होंने अड़ंगा लटकाया, बदले में इनको क्या मिला? बंबई में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में प्रिंसिपलशिप मिली। आज वो हमारे यहाँ के महानायक हैं, उनके बारे में एक शब्द बोलना जो है वो पाप है। तो ये हैं नैरेटिव्स हमारे यहाँ के। अब मैं और आगे बढ़ता हूँ। मनुस्मृति जातगण शोषक का प्रतीक है, मैंने बता ही दिया है, कवर हो गया है ऑलरेडी।